गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना जो टॉपिक है हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वो है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है जल विभव की अवधारणा। जल विभव की अवधारणा, ठीक है। ये भी अच्छा टॉपिक है, कुल मिला के इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी कुल मिला के ठीक है, बढ़िया टॉपिक है और इसमें भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, लेट्स बिगिन क्लास। हिंदी मीडियम वाले जो क्लास बच्चे हैं उनके लिए है ये, ठीक है। और अपना जो पार्ट 1 है, लास्ट पार्ट है शायद इस पार्ट का, हम आज उसको कंप्लीट कर देंगे। जल विभव की अवधारणा। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि इसका जो इतिहास है वो क्या है, कि जल विभव की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लेटियर, ठीक है। स्लेटियर नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसकी अवधारणा दी गई थी और साथ में इनके जो सहयोगी थे उनका नाम था टायलर। स्लेटियर व टायलर के द्वारा 1960 में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखना है शब्द को, स्लेटियर और टायलर के द्वारा जल विभव की जो अवधारणा है उसे 1960 में प्रस्तुत किया गया था। और उसके संदर्भ में जो बातें हैं उनको आज हम क्लियर करेंगे कि क्या क्या है। मोस्टली जो आप जानते हैं कि सबसे पहले कोई भी तंत्र है, कोई भी सिस्टम जो होता है, कोई भी तंत्र जो है, ठीक है ना, जो भी सिस्टम है वो सिस्टम हमेशा कार्यशील रहता है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। वो कार्यशील क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, उसके अंदर अणु उपस्थित होते हैं, बहुत सारे घटक उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इन घटकों में क्या पाई जाती है, मुक्त ऊर्जा पाई जाती है। ये सब तो अच्छी तरह से याद रख लो, ठीक है, कि कोई भी सिस्टम जो हमारे पास उपलब्ध है, कोई भी तंत्र हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है, उस तंत्र के अणु जो होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, वो हमेशा कार्यशील रहते हैं। और उसके जो घटक होते हैं उनके अंदर क्या उपस्थित होती है, मुक्त ऊर्जा उपस्थित होती है। और इसी मुक्त ऊर्जा के कारण क्या है कि ये सिस्टम जो होता है वो कार्यशील रहता है, ठीक है। इसे हम ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार समझाते हैं, ठीक है, ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार, ठीक है। स्लेटर और टायलर के द्वारा ऊष्मागतिकी का जो नियम था उसके अनुसार क्या कहा गया है कि प्रत्येक जो तंत्र होता है उसके घटक जो होते हैं उनमें क्या उपस्थित होती है, मुक्त ऊर्जा उपस्थित होती है, ठीक है। और इन घटकों की मुक्त ऊर्जा के अंतर को ही हम जल विभव का नाम दे देते हैं, जबकि सिस्टम हमारा कैसा हो, जब जलीय हो, ठीक है। सिस्टम अगर हमारा कैसा है, जलीय है, तो कार्य करने की क्षमता देते हैं, ओके। अब यदि हम अपने पाठ से संबंधित बात करें, ये तो आपको समझाने के लिए था कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर हम अपने चैप्टर से संबंधित बात करें, आप जानते हैं कि सिर्फ हम पढ़ चुके हैं, किसे पराशरण को हम पढ़ चुके हैं। और पराशरण का मतलब क्या होता है कि पराशरण एक ऐसी विधि है, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र बन जाता है जहाँ एक जो अर्ध पारगम में जो झिल्ली होती है उससे जल के अणु जो होते हैं उनका क्या हो जाता है, एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, अर्थात जल के जो अणु होते हैं उसके बाहर और भीतर प्रवेश करते रहते हैं। और ये जो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पराशरण कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विसरण, जल का विसरण, अर्ध पारगम झिल्ली के द्वारा जल का जो विसरण होता है वो क्या कहलाता है, पराशरण कहलाता है। इस चीज को आप अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी जानते हैं कि ये क्रिया हो गई, यानी कि यहाँ पर कार्य चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि जब जल के अणु अर्ध पारगम झिल्ली के बाहर और भीतर की तरफ प्रवेश करते हैं तो उन्हें किसकी आवश्यकता होती है, उन्हें आवश्यकता होती है ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, यानी कि आप कह सकते हैं कि मुक्त ऊर्जा की। आप जानते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक निकाय है, कंप्लीट तंत्र बना हुआ है, और ये तंत्र क्या है कि इधर तो क्या है, जल है, और इधर क्या है, विलयन। आप जानते हैं कि ये प्योर वाटर है, यहाँ पर तो सिर्फ जल के अणु ही है, इधर विलयन है, तो इसका मतलब यहाँ पर विलय प्लस जल, दो चीजें उपस्थित है हमारे पास, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि इधर जो जल है, यानी कि जल में, यानी कि ये कह सकते हैं हम कि विलायक में, किसमें, विलायक में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, विलायक में उपस्थित जल के
की मुक्त ऊर्जा और इधर विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, ठीक है, तथा विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, दो चीजें आपके पास है, ध्यान से समझना इस चीज को, जल विभव आपका क्लियर हो जाएगा। क्या कहा गया है कि टायलर के द्वारा ये बताया गया था कि ऊष्मागतिकी के अनुसार प्रत्येक जो निकाय तंत्र जो होता है उसके अंदर जो भी क्रिया होती है उस क्रिया के लिए हमें मुक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एक तंत्र बना हुआ है, ठीक है, तंत्र में क्या क्या चीजें शामिल हैं, हमारे पास विलायक है और विलयन, दो चीजें हैं जो कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा एक दूसरे से पृथक किए गए हैं, ठीक है। विलायक में जल की उच्च सांद्रता होती है और विलयन में जल की निम्न सांद्रता होती है, लेकिन जल थोड़ा वो जरूर होता है। तो यहाँ पर इसी से जल विभव की परिभाषा निकल रहा है सामने, क्या आ रही है कि विलायक में उपस्थित, ध्यान देना फिर से, विलायक में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं। ध्यान रखना इस शब्द को अच्छी तरह से, इसकी डेफिनेशन है कि विलायक में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को क्या कहा जाता है, जल विभव कहा जाता है, ठीक है। ये परिभाषा होगी इसकी, जैसा कि नोट्स के वगैरह में लिखा हुआ होगा तो आप उससे आसानी से समझ सकते हैं। वैसे फिर से आप इसे एक बार समझ लीजिए। ओके, ये सिस्टम, ठीक है, सिस्टम में विलायक और विलयन दो चीजें हमारे पास है। तो क्या कहा गया है कि विलायक में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को, ठीक है, दोनों की जो मुक्त ऊर्जा है उस मुक्त ऊर्जा के अंतर को हम क्या कहते हैं, उसको हम जल विभव का नाम देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, हम जल विभव कहते हैं, ठीक है। ओके, दूसरी चीज ये इसकी परिभाषा डेफिनेशन हुई। इसके पश्चात इसे क्या कहा जाता है, इसे ग्रीक भाषा के साइन के शब्द के द्वारा, ठीक है, लिखा जाता है। एक ग्रीक भाषा होती है, यानी कि जल जो विभव है अपना, जल विभव को ग्रीक भाषा के ऐसा निशान आएगा, ठीक है, साइन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, साइन, ठीक है। साइन द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना, जल विभव को ग्रीक भाषा के साइन द्वारा व्यक्त करते हैं। और यदि इसकी यूनिट की बात करें तो जल विभव की जो इकाई होती है, जल विभव की जो इकाई होती है माय डियर स्टूडेंट, वो होती है बार, या फिर आप क्या कह सकते हैं, वायुमंडल, ठीक है, या फिर आप ATM यानी कि एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। ये इसकी इकाई है। तीनों में से एक याद रखना कि जल विभव की जो इकाई होती है वो क्या होती है, बार होती है। इसका सिंबल क्या होता है, साइन होता है। जहां भी आपको जल विभव लिखना पड़ेगा आप साइन का निशान बना के, ठीक है, लिख सकते हैं। समझ गए? तो ये हमारा क्या है, जल विभव है। अब हम यदि एक तंत्र की और कल्पना करें, क्या है, एक तंत्र की जो कि छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो इसकी परिभाषा से संबंधित और इसकी इकाई से संबंधित तथा इसके सिंबल से संबंधित बातें हैं। दूसरी चीज हम ये करें कि अगर जल में कोई विलय मिलाया जाए, आपके पास जल है, ठीक है, जल में अगर क्या मिलाते हैं आप, ये जल है आपका, ठीक है, अगर जल में क्या मिलाते हैं आप, जल में अगर कोई विलय मिलाते हैं तो ध्यान रखना कि जल में विलय जब मिलाया जाता है तो इसका जो जल विभव होता है वो कम होता है, ठीक है। तीसरी चीज है इसकी लाइन जो आप इसकी इंपोर्टेंस में लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे कि अगर जल के अंदर विलय मिलाया जाता है तो उसकी जल विभव में क्या आती है, जल विभव में कमी आती है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी चीज क्या है जो इंपॉर्टेंट है, जो समझने के लिए आपके लिए, कि आप जानते इससे पूर्व आप पढ़ चुके हैं,
अगर किसी भी जल में जल विलय मिलाया जाता है, अगर विलायक में आप क्या मिला रहे हैं, विलय मिला रहे हैं, तो क्या बढ़ता है, क्या बढ़ता है बताइए, पराशर दाब बढ़ता है। ये जानते हैं कि नहीं आप अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज को कि अगर जल के अंदर क्या मिलाया जाए, विलय मिलाया जाए, तो उसका ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है, यानी कि वो पराशर जो दाब होता है वो इसका बढ़ता है। तो अब क्या हम ये लाइन नहीं लिख सकते कि किसी भी शुद्ध जल का, ठीक है, शुद्ध जल का, या जल का लिख सकते हैं केवल जल का पराशरणीय दाब उसके जल विभव के कम होने का सूचक है। जल का पराशरणीय दाब उसके जल विभव के कम होने का सूचक है कि नहीं। अगर मान लीजिए किसी भी जल का क्या बढ़ रहा है, ठीक है, जल था आपके पास, उसमें आपने विलय मिलाना शुरू कर दिया, विलयन बढ़ रहा है, या इस समय ये समझ लीजिए कि पराशर दाब बढ़ रहा है लेकिन जल विभव कम हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विलयन का पराशरणीय दाब अगर बढ़ रहा है तो उसका जल विभव कम हो जाएगा। अर्थात जल के अंदर अगर पराशरणीय दाब उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब उसका जल विभव क्या है, वो कम हो सकता है। तो ये लिख सकते हैं कि जल का पराशरणीय दाब उसके जल विभव के कम होने का सूचक है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो लाइन मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखी है, ये एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। क्या कह सकते हैं कि जल का पराशरणीय दाब उसके जल विभव के कम होने का सूचक है, कैसे, ठीक है, क्या बताएंगे कैसे। तो पहले आप जल विभव की परिभाषा देंगे, फिर आप बताएंगे कि यदि जल के अंदर विलय को मिलाया जाता है तो उसके जल विभव के मान में कमी आती है। लेकिन जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसके अनुसार कि जब किसी भी जल में अर्थात विलयन बनते समय क्या होता है कि शुद्ध जल का जो पराशर दाब होता है वो कैसा होता है, कम होता है, शून्य होता है। लेकिन जैसे जैसे जल के अंदर हम विलय मिलाते जाते हैं वैसे वैसे उसका पराशर दाब बढ़ता जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी जल का पराशरणीय दाब जो होता है उसके जल विभव के कम होने का सूचक होता है, ठीक है। इस लाइन को आप याद रखेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। जल विभव के कम होने का सूचक है, कैसे, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। दूसरी चीज, ये तो इसकी संबंधित परिभाषा हो गई, ठीक है, जल विभव की अवधारणा के अंतर्गत ये आता है। तीसरा चीज ये है कि जो इस तरह से जो जल विभव के मान में जो कमी आती है पराशर दाब के कारण, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शायद नोट्स में अगर ये लाइन नहीं लिखी हुई है तो आप बाय बाय नोट कर सकते हैं कि पराशर दाब के कारण, पराशर दाब के कारण जल विभव में कमी को पराशरणीय विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, पराशरणीय विभव कहते हैं। ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, पराशर शब्द यहाँ से लिया गया है पराशर दाब से, और विभव शब्द यहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो इसी के नीचे लाइन क्या होगी कि पराशर दाब के कारण जल विभव में कमी को हम क्या कहते हैं, पराशरणीय विभव कहते हैं, जिसका जो सिंबल बनता है वो साइन एस होता है, ध्यान रखना, ठीक है, पराशरणीय विभव कहते हैं, ध्यान रखना इसको। अब बात दूसरी आती है कि जो पराशरणीय जो विभव होता है, पराशर दाब और पराशर दोनों का मान रहेगा एक। ये भी तीसरी जो इम्पोर्टेंट जो चीज है इससे संबंधित है वो क्या है, यहां पर मैं नोट कर देता हूं, किस किस का, पराशर दाब व पराशर विभव का मान एक होता है, दोनों का सेम टू सेम मान होता है, एक ही मान होता है। लेकिन दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, वो क्या है कि पराशर जो दाब होता है, पराशर दाब का मान धनात्मक, ठीक है, वह पराशर विभव का मान कैसा होता है, ऋणात्मक,
होता है, ठीक है, मान एक ही होता है दोनों का, लेकिन पराशर दाब का मान कैसा होता है, धनात्मक, और पराशर जो विभव होता है उसका मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये है हमारी जल विभव की अवधारणा, ठीक है, ये पहली अवधारणा थी। इसके पश्चात एक परिकल्पना और की गई है, इसे आप याद रखेंगे। सबसे पहले जल विभव की परिभाषा, फिर उसके ऊपर प्रतीक वगैरह, फिर आप जल विभव की परिभाषा किसकी आप निकालेंगे, पराशरणीय विभव की, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह से आप फिर से एक दो बार वीडियो को बार बार जो है वो आगे पीछे करके देखना, आपको समझ में आएगा। तो इसे हम साइन एस, इस शब्द को याद रखना, पराशरणीय जो विभव होता है उसे किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, साइन एस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, अब यदि हम किसी एक तंत्र की ओर परिकल्पना करें, ठीक है, कि आपके पास क्या है, अगर मान लीजिए एक तंत्र की ओर परिकल्पना हम करते हैं और क्या करें कि आप एक आध पार्क में झिल्ली लेते हैं और उस झिल्ली में चीनी का सांद्र विलयन भरकर, मान लीजिए कि आपके पास एक झिल्ली है जो कि कैसी है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ध्यान रखना है इसको, कैसी है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, और इस अर्ध पारगम्य झिल्ली में आप क्या भर देते हैं, आप इसमें सांद्र विलयन भर देते हैं, वो भी चीनी का, ठीक है, चीनी का क्या भर देते हैं, सांद्र विलयन भर देते हैं, और इसे आप एक पात्र में रख देते हैं, ठीक है। इस पात्र में भी क्या है, चीनी का घोल है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट चीनी का घोल कैसा है, यहाँ पर तनु है, ठीक है, अर्थात अंदर जो है वो तो कैसा है, सांद्र घोल है, और भीतर जो है वो कैसा है, बाहर जो है बीकर के अंदर वो कैसा है, कैसा है, वो है तनु। तो बताइए मुझे कमेंट करके कि ये बताइए कि यहाँ से चीनी के घोल से जल के अणु जो होते हैं वो किसके अंदर प्रवेश करेंगे, थैली के अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि जहाँ पर तनु है इसका मतलब वहाँ जल के अणुओं की संख्या ज्यादा है, और जहाँ सांद्र है वहाँ जल के अणुओं की संख्या कम है, और जल के अणु हमेशा अपनी उच्च सांद्रता से और निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं, विसरण करते हैं। तो जल के जो अणु होते हैं वो किसके अंदर प्रवेश करना शुरू कर देंगे, वो प्रवेश करना शुरू कर देते हैं चीनी वाला जो सांद्र विलयन यानी कि अर्ध पारगम्य जो झिल्ली है उसके अंदर शुरू कर देते हैं, अंदर जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अर्ध पारगम्य, ये हमने एक सिस्टम बना लिया, दूसरा तंत्र है हमारे पास ये, ठीक है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा, जैसे 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 पानी अंदर जाता जाएगा, झिल्ली जो होती है वो फैलती हुई चली जाएगी, अर्थात कैसी हो जाएगी झिल्ली, बताइए झिल्ली कैसी हो जाती है, स्फीति हो जाती है, कैसी हो जाती है, स्फीति हो जाती है, ठीक है। और वो क्या करती है, भित्ति विलयन पे दबाव डालती है, और जो कि जल के अणु जैसे जैसे स्फीति हो जाएगी वो विलयन के ऊपर दबाव डालेगी, और होगा क्या कि धीरे 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 जल के अणु जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रवेश करना कम कर देंगे, रुकना शुरू कर देंगे, प्रवेश करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तथा स्फीति द्वारा अब हम ये कह सकते हैं कि इस दाब को हम क्या कहते हैं, स्फीति दाब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जो कि विलयन के ऊपर डाला जा रहा है, किसके द्वारा, झिल्ली के द्वारा, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, स्फीति दाब। तो यहाँ पर दूसरी परिभाषा क्या निकल के आ रही है कि स्फीति दाब द्वारा, जो स्फीति जो हमारा दाब है, स्फीति जो दाब होता है उसके द्वारा जल विभव में हुए प्रभाव को, ये जल विभव भी बन रहा है एक प्रकार से, स्फीति दाब द्वारा जल विभव में हुए प्रभाव को, क्योंकि अंदर जाएगा तो ऊर्जा का जो अंतर है वो डिफरेंट होगा, परिवर्तित होगा, किसके कारण, स्फीति दाब के कारण। आप जान रहे हैं कि जल के अणु जो होते हैं उनकी जो मुक्त ऊर्जा है हमेशा उसके परिवहन पर डिपेंड करती है। तो क्या कह सकते हैं, स्फीति दाब द्वारा जल विभव में हुए प्रभाव को हम क्या कहेंगे, दाब विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब विभव। ये दूसरा शब्द आ गया, पहला कौन सा था, पराशरण विभव, दूसरा क्या है, दाब विभव। तो दाब विभव को जो हम व्यक्त करते हैं वो साइन पी यानी कि प्रेशर, दाब का मतलब क्या हो गया, विभव को साइन के द्वारा इस प्रकार से, और इसे पी
ध्यान रखना, दाब विभव को साइन पी द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? साइन पी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ओके, तो इन तीनों में तीन चीजें हमारे पास, जल विभव, दाब विभव, पराशण विभव। ठीक है, जल विभव और इनके तीनों में अगर संबंध की बात करें, ठीक है, इन तीनों में जो संबंध बनता है, वो जो संबंध बनता है वो क्या कहता है? जल विभव। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इन तीनों में जो संबंध बनता है, जल विभव इज इक्वल टू पराशण विभव, जल विभव इज इक्वल टू पराशण विभव प्लस दाब विभव। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सूत्र बनता है इनके बीच में। वो क्या क्या तीनों को सूत्र अगर लिखते हैं, जल विभव का जो सूत्र है वो क्या है? साइन W इज इक्वल टू पराशण विभव का साइन विभव, पराशण विभव का साइन S ऑस्मेटिक, ठीक है, प्लस दाब विभव का साइन P। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये परिकल्पना की गई थी स्लेडियर और टाइलर के द्वारा जल विभव के बारे में। दो तंत्र लेकर, एक निरुद्ध जल के बारे में और दूसरा एक इस तरह के विलयन के बारे में, जिन्होंने दाब विभव को समझाने की कोशिश की है। जल विभव को उन्होंने शुद्ध जल के द्वारा समझाया है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इस चैप्टर का जो लास्ट जो टॉपिक है वो है अंतः शोषण। मिटा देता हूँ इसको, नोट अपने नोटबुक से कर लेना, समझ में आ गया होगा आपको। वो है इम्बिबिशन, यानी कि अंतः शोषण। क्या है? अंतः शोषण, इम्बिबिशन। अंतः शोषण जो होता है, इसकी सिर्फ परिभाषा है यहाँ पे, और परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि किसी भी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा, ध्यान रखना क्या है, किसी भी पदार्थ के कैसे कणों द्वारा? ठोस कणों द्वारा, जो उसके ठोस जो कण है, पदार्थ के ठोस कणों द्वारा द्रव्य का, कोई भी द्रव्य जो है, ठीक है, किसी भी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा किसी द्रव्य का बगैर विलयन बनाए, द्रव्य का बिना विलयन बनाए अवशोषण, द्रव्य का बिना विलयन बनाए अवशोषण क्या कहलाता है? अंतः शोषण, यानी कि इम्बिबिशन कहलाता है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हुई इम्बिबिशन की? व्हाट इज इम्बिबिशन? तो ये है इसकी परिभाषा। ठीक है, इसके कुछ महत्व भी होते हैं कि अंकुरित जो बीज होते हैं उनके द्वारा जल का जो अवशोषण किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? अंतः शोषण जो विधि होती है उसी के माध्यम से किया जाता है। उनका जो स्फुटन होता है वो भी, या फिर कई पादप जो होते हैं सूख जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई पादप जो सूख जाते हैं, वो पादप फिर से हरे हो जाते हैं। तो वो पुनर्जीवन जो होता है पादपों में, वो भी अंतः शोषण विधि के माध्यम से जल के अवशोषण के पश्चात होता है। ठीक है, ओके। तो ये 5वां चैप्टर था जिसके हमने 8 पार्ट आपके सामने प्रस्तुत किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो व्हाट्सएप पे थम्स अप कीजिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने आपको सेंड किए थे, कुछ और क्वेश्चन हम आपको सेंड कर देंगे। याद कीजिए, उन्हें लिख कर देखिए। लिखने के पश्चात आप उन्हें अपने पास एक कॉपी में संभाल कर रखिए। हम जब भी कभी आएंगे तो वो चेक कर लेंगे आपके घर आकर। ठीक है, ओके। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।